आज हरियाणा सीपीआईएम के फेसबुक पेज पर आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कहा है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जो मुद्दा है ये काफ़ी पेचीदा है और एक मतलब आधे घंटे 45 मिनट की बातचीत में पूरी बातें तो नहीं हम कह पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से कुछ जो इसकी विशेषताएं हैं आज के हालात की, उन पर हम कोशिश करेंगे कि आप सबका ध्यान आकर्षित करें ताकि आप इन महत्वपूर्ण मुद्दों का और भी ज़्यादा अध्ययन कर सकें और उनको ठीक से सिर्फ समझ ही नहीं पाएँ बल्कि इसके ख़िलाफ़ आंदोलनों को संगठित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हमले की जानकारी दें जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर चल रही है। सबसे पहले तो जब संविधान की हम बात करते हैं और संविधान की प्रस्तावना की हम बात करते हैं तो हम लोगों को कभी भी ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि पूरे भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये भारतीय जनता पार्टी और इसके जो राजनीतिक पुरखे हैं, चाहे वो जनसंघ हो, चाहे इसके संचालक आरएसएस के लोग हों, चाहे इनसे बहुत मिलते जुलते हिंदू महासभा के लोग हों, ये सब बाकी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तमाम समूह, दल, सोच विचार के लोगों से बिल्कुल अलग हैं। बाकी तमाम लोग हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के ऐसे हैं जो ऐसे दलों या ऐसे आंदोलनों या ऐसे समूहों के साथ जुड़े हुए हैं जिनका नाता राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ था। कोई भी ऐसा समूह नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे कम्युनिस्टों का हो, चाहे समाजवादियों का हो, चाहे सर्वोदयवादियों का हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए लोगों का हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने किसी न किसी तरह से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया था। और उसमें हिस्सेदारी का नतीजा था कि कुछ आम सिद्धांतों को वो कम या ज़्यादा सभी मानते थे और उन्हीं सिद्धांतों को फिर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी संविधान के अंदर दर्ज किया गया। और हम लोग सब जानते हैं कि संविधान की संरचना में सबसे अहम भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही थी और उन्होंने अथक परिश्रम से एक ऐसा न्यायशास्त्र, आधुनिक न्यायशास्त्र हमारे लिए तैयार किया जिसमें हमारे इतिहास में पहली बार समानता के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। वो चाहे आर्थिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो, धार्मिक समानता हो या सामाजिक या लैंगिक समानता हो, हर तरह की समानता को इस संविधान में दर्ज किया गया। और इसमें एक जो नागरिकता की अहमियत, नागरिकता की सोच कि आज के आधुनिक जीवन में, आज के आधुनिक युग में नागरिक होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा अहम है। राजा महाराजाओं का, नवाबों का, इन सब का ज़माना चला गया है और इसके साथ साथ धर्म पर आधारित कानून का भी ज़माना जा चुका है। और अब ये सोच प्रबलता के साथ हमें अपनानी होगी कि समाज का केंद्र नागरिक है और उसके अधिकारों की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। और इसीलिए ये जो संविधान की प्रस्तावना है, इसकी शुरुआत ही इस बात से होती है कि हम भारत के नागरिक अपने आप को ये संविधान देते हैं। ये मूल अधिकार से हम अपने आप को लैस करते हैं। मतलब हमने किसी से भीख नहीं मांगी है इन अधिकारों के लिए, हमने किसी देवता के सामने पूजा अर्चना नहीं की है
इन अधिकारों को पाने के लिए। चूँकि हम इस देश में पैदा हुए हैं और इस देश में पैदा हुए तमाम नागरिक बराबर हैं, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि हमने अपने आप को ये संविधान दिया है, ये बुनियादी अधिकार दिए हैं और ये हमारे हैं, हमने इनको हासिल किया है, हमने इनको तैयार किया है। तो ये भी बात निहित है कि इनको बचाए रखने के लिए, नागरिकता के इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी हमको ही आगे आना पड़ेगा, दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। अब एक तरफ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो विचारक हैं, जो समूह हैं, सब ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते हुए उन सिद्धांतों को अपनाया जिनको बाद में संविधान में दर्ज किया गया। और इसमें और भी तमाम सिद्धांत हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, जैसे कि समाजवाद की कल्पना, जैसे कि साम्राज्यवाद विरोधी सोच, जैसे कि हर क्षेत्र की समानता केवल नागरिकों की आपस की नहीं बल्कि तमाम देशों के बीच की समानता। ये सारी बातें जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से निकल कर के आई थी वो हमारे संविधान में दर्ज है। लेकिन दूसरी तरफ हमको निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए कि एक ऐसा राजनीतिक समूह है जिसको हम संघ परिवार कहते हैं, जो आरएसएस द्वारा संचालित है, जिनका राजनीतिक दल आज भाजपा है और जिनकी शुरुआती दौर में हिंदू महासभा के साथ भी बहुत करीबी रिश्ता था। ये एक राजनीतिक समूह है जिसने कभी भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, कभी भी उस संग्राम के सिद्धांतों को नहीं अपनाया, कभी भी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत नहीं समझी और हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमारे असली दुश्मन विदेशी नहीं हैं, देश के बाहर नहीं हैं, बल्कि हमारे असली दुश्मन देश के अंदर ही मौजूद हैं और वो हैं देश के अंदर तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो ही हमारे सच्चे दुश्मन हैं, जिनके धर्म भारत के बाहर तैयार हुए थे, जिनके धर्मों की इजाद भारत के बाहर हुई थी, वो कभी भी सच्चे भारतीय नागरिक नहीं हो सकते हैं। ये तो बात उन्होंने आज़ादी के बाद कही और आज़ादी से पहले कहा कि अंग्रेज़ों से लड़ना तो मूर्खता है, हमको तो देश के अंदर मौजूद दुश्मनों से पहले लड़ना चाहिए और उनको अपने समाज से हटाना चाहिए। इसके बाद जब 1950 में हमारा संविधान तैयार हुआ तो यही वो लोग थे पूरे देश में जिन्होंने अकेले खड़े होकर के बहुत खुले रूप में कहा कि हम इस संविधान को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम इस संविधान की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। ये तो संविधान मतलब ऐसा बनाया गया है कि इसका हमारे सांस्कृतिक और हमारे मतलब ऐतिहासिक जड़ों के साथ इसका कोई नाता रिश्ता ही नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारे लिए तो असली न्यायशास्त्र मनुस्मृति ही है और मनुस्मृति को ही हमारे देश में लागू करने की ज़रूरत है। तो इससे कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों से इन लोगों का कोई नाता रिश्ता नहीं था, वो उनको सही मानते भी नहीं हैं, वो साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत नहीं समझते हैं, इस तरह से वो देश की आज़ादी में भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखते हैं और इसके साथ साथ समानता पर आधारित संविधान को वो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो एक ऐसे न्यायशास्त्र को स्वीकार करना चाहते हैं जिसकी बुनियाद तो घनघोर असमानता है, एक ऐसी असमानता जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। धर्म जन्म पर आधारित असमानता जिससे कभी भी कोई छुटकारा नहीं मिल सकता है, उस पर मनुस्मृति आधारित है और उस मनुस्मृति को ये लोग देश का न्यायशास्त्र
मान करके लागू करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर हम देखें कि पिछले 6-7 सालों में किस तरह से इस सरकार ने काम किया है, हमारे संविधान और हमारे संवैधानिक संस्थानों को कमज़ोर करने के लिए, उनको एक तरह से खोखला बनाने के लिए, तो हमारी समझ में आएगा कि ऐसा होना तो अनिवार्य था। इस सरकार के आने के बाद उनके लिए ऐसा करना अनिवार्य था, क्योंकि उनका यही एजेंडा है और इसी एजेंडे को पूरा करने के लिए वो बिल्कुल तुले हुए हैं कि हर तरह से, किसी भी तरह से उनकी सरकार बनी रहे और हर चुनाव को वो जीतते ही रहे, ताकि अंततोगत्वा वो संविधान को समाप्त करके उसकी जगह मनोवादी सोच से प्रेरित न्याय व्यवस्था को लाद सकें। इसी रोशनी में हमको इनके तमाम कदमों को देखना है। अब मैं सारी बातें तो यहाँ पर नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन हम देखें कि मनुस्मृति में कौन क्या क्या बातें कही गई हैं। मनुस्मृति में एक तो लोगों के लिए जन्म आधारित पेशों पर जोर दिया गया है। ये कहा गया है कि आपका जन्म जिस धर्म में, जिस जाति में हुआ है, उस जाति के लिए कुछ पेशे, कुछ काम, कुछ प्रोफेशंस तय किए गए हैं और आपको उन्हीं में रहना चाहिए। और मैं यहाँ पे कह दूँ, कुछ लोगों को बुरा भी शायद लग जाएगा, लेकिन यही भावना हमको भगवत गीता में भी देखने और सुनने को मिलती है, जहाँ पर जब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में उपदेश देते हैं, तो वो भी बताते हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग कर्म होता है और उनको अपना कर्म बिना उस पर सवाल किए करना चाहिए। अगर आपका कर्म है दूसरों की जान लेना, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आपका भाई है या आपका बाप है या आपका चाचा है या आपकी माता है, आपको उनकी जान लेना चाहिए। मैं बहुत मतलब जिसको कहना चाहिए सरलीकरण करके उन बातों को रख रही हूँ, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये बातें निश्चित रूप से वहाँ कही गई हैं और ज़ोर शोर के साथ कही गई हैं। और उस पुस्तक को, भगवत गीता को, भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रीय पुस्तक के रूप में अपनाने के बारे में कई बार अपना सुझाव दे चुके हैं। तो अगर हम देखें कि जहाँ तक पेशों की बात है, जहाँ तक ये सोच है कि आपका पेशा आपके जन्म से तय होता है, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ, क्योंकि ये भी बात ज़रूरी है और इस पर मैं हमेशा ज़ोर देती हूँ कि ये जो सोच है ये केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों तक सीमित नहीं है। हमारे लिए ये बहुत चिंता का विषय है कि ये जो सोच है, जिसको हम मनुवादी सोच कहते हैं, वो समाज में काफ़ी व्याप्त है और इसीलिए जब उसको लागू करने की कोशिश होती है, जब उसके बारे में बातचीत होती है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा समाज का है जो उसका समर्थन करता है, जो उसका विरोध नहीं करता है। तो हम देखें कि आज जैसा कि हमें मालूम है, हमारे देश में सरकारी नौकरियों में, जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं और कई राज्यों में भी, नौकरियों का एक हिस्सा दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और पिछड़ी जात के लोगों के लिए आरक्षित हैं। क्यों आरक्षित हैं? क्योंकि उनको इन नौकरियों में प्रवेश करने से वंचित रखा गया है, उनको इन नौकरियों में प्रवेश करने से रोका गया है। सिर्फ उनकी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी जो सामाजिक स्थिति है उसकी वजह से ज़माने से उनको इन पेशों में प्रवेश करने से रोका गया है। और इसलिए पहले संविधान ने SC ST को इन पेशों में आरक्षण दिया और उसके बाद मंडल आयोग के माध्यम से जो OBC जात के लोग हैं उनको भी इन नौकरियों में प्रवेश देने के लिए कानून बना और उनके लिए एक क्राइटेरिया, एक मापदंड भी जोड़ दिया गया कि अगर वो
बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं या अगर उनके परिवार की आय इस एक हद से ज़्यादा है तो फिर वो उन नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए हकदार नहीं होंगे। तो सामाजिक आर्थिक न्याय दोनों बातों का ध्यान रखा गया। लेकिन आज हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लगातार पूरी कोशिश की जा रही है कि इस नौकरियों के में आरक्षण के अधिकार से दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी के लोगों को वंचित रखा जाए, उनको उनका हक मारा जाए। अभी हमको मालूम है कि सरकार ने गरीब जनरल जात मतलब सवर्ण जातियों के लिए 10% आरक्षण का नियम पारित किया। हम लोगों ने इसका विरोध भी नहीं किया क्योंकि गरीबों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो जिस तरह से उसको लागू कर रहे हैं, तो जब भी कहीं भर्ती शुरू होती है तो वो उसी की भर्ती से शुरू करते हैं और फिर जब तक वो नीचे पहुंचते हैं तो जो ओबीसी का कोटा है, जो एससी एसटी का कोटा है, उसको भरने के लिए कोई नौकरी बचती ही नहीं है या बहुत कम बचती है या उनका जो हक है उससे बहुत कम बचती है। यही नहीं, जो तौर तरीके उन्होंने अपनाए हैं अलग अलग क्षेत्रों में आरक्षण को लागू करने का, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जैसा उन्होंने शुरू किया कि उन्होंने विभाग के आधार पर आरक्षण को लागू करने की बात की। अब एक विभाग में हो सकता है 2 या 3 नौकरियां ही निकलें एक समय में, तो उन नौकरियों में फिर किसी दलित का प्रवेश असंभव है, किसी आदिवासी का भी असंभव है। और इस तरह से वो जो पूरा कोटा है उसको विभागों में बांट करके पूरी तरह से इन तमाम समुदायों को उनके हक से को पाने से बिल्कुल अलग रखा जाने वाला था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 साल में, क्योंकि इसके अनेक उदाहरण हैं, उन्होंने बिना कहे, ये अगर वो कहें कि हम मनुस्मृति को लागू करेंगे तो पूरे देश में एक ज़बरदस्त मतलब विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी, तो बिना ऐसे किए वो धीरे धीरे कहीं नियम को बदल करके, कहीं कानून का कोई एक हिस्सा बदल करके या कोर्ट का सहारा लेकर के उन्होंने जो अलग अलग पेशों में आरक्षण था तमाम पीड़ित जातियों के लोगों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। और मैं यहाँ बता दूँ कि इस सरकार के आने से पहले भी, जब तक दूसरी सरकारें थी, तब भी ये कोटे कभी पूरी तरह से भरे नहीं गए थे। लेकिन अब तो हालत और भी ज़्यादा गंभीर है। एक तरफ तो प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण इतनी तेज़ी के साथ किया जा रहा है और निजी क्षेत्र में तो कोई आरक्षण है ही नहीं, और दूसरी तरफ जो सरकारी क्षेत्र बचा हुआ है उसमें जो आरक्षण को लागू करने के तौर तरीके हैं उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है कि इन पीड़ित जातियों का अधिकार मारा जाए। इससे भी ज़्यादा बुरी हालत शिक्षा के क्षेत्र में है। आप जानते हैं कि शिक्षा की सरकारी शिक्षण संस्थानों में और जो हमारे IITs हैं, IIMs हैं, वहाँ भी SC ST के लिए और कई जगहों पर OBC के लिए भी आरक्षण है। लेकिन कई तरह से सरकार ने शिक्षा से भी इन पीड़ित जातियों को वंचित रखने का पूरा मतलब काम किया है। और हमने देखा कि जब रोहित वेमुला की बात हमारे सामने आई और हम लोग जो मानते हैं कि रोहित वेमुला की शैक्षणिक हत्या की गई, तो हम कभी भूल नहीं सकते हैं कि उस हत्या को करने में भारतीय जनता पार्टी के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने किस तरह से मतलब हस्तक्षेप करके, पहले जब वो जिंदा था तो कोच कोच करके हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रशासन को मजबूर किया कि वो उसको हॉस्टल से निकाले, उसका खाना पीना बंद कर दे, उसकी जो छात्रवृत्ति है उसको बंद कर दे, उसका उत्पीड़न करे, उसको मजबूर करे कि वो बाहर
कहीं एक तंबू को लगा करके वहाँ रहे, और उसके बाद जब उसको वो मर गया और उसने मरते समय जो कुछ कहा हम लोग सब जानते हैं, तब वो लग गए इस बात को प्रमाणित करने में कि वो तो दलित था ही नहीं। तो मतलब आप एक होनहार दलित छात्र से सब कुछ छीनना चाहते हैं, उसकी शिक्षा छीनना चाहते हैं, उसकी छात्रवृत्ति छीनना चाहते हैं, उसकी जान छीनना चाहते हैं, और उसके मरने के बाद उसकी पहचान भी छीनना चाहते हैं। ये बात जो सरकार ने उस समय प्रमाणित करके हमारे सामने अपनी असलियत को रखा, हमको ये कभी भूलना नहीं चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरे भी याद रखें। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी रखना चाहिए कि तमाम सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में जो छात्रवृत्ति मिलती है वो कम कर दी गई है, और वो बहुत देर से मिलती है। वो इस तरह से छात्रवृत्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है कि दलित छात्र उसके इंतज़ार में अपना एडमिशन नहीं कर सकते हैं, परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते हैं। और कई राज्यों में हम लोगों ने पाया है, ख़ास तौर से जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं और जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें भी हमने पाया है कि ये जो जगहें SC ST और OBC के लिए आरक्षित हैं, उनमें उनको मतलब प्रवेश का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये तो मनुवादी हुआ ना कि आप शिक्षा से लोगों को उनके जन्म की वजह से वंचित रखें, आप पेशों से लोगों को उनके जन्म की वजह से वंचित रखें। ये तो मनुवादी सोच है। मैंने कहा ये बहुत व्याप्त है हमारे समाज में, ये बहुत फैला हुआ हमारे समाज में। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ही एक ऐसा समूह है जो खुल कर के कहता है कि मनुवाद को वो उचित व्यवस्था समझते हैं और मनुस्मृति को वो लागू करना चाहते हैं। इसलिए ये समस्याएं और भी जटिल हो गई हैं। OBC के बारे में भी आप लोग सब जानते हैं, बहुत बड़ा कैंपेन भी चल रहा है कि OBC के लिए भी जो आरक्षित स्थान है वो उनको कतई प्राप्त नहीं हो रहे हैं। और जिस तरह से जो PMT वगैरह के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जिस तरह से उसमें भी हेरा फेरी हो रही है, तो जो नतीजे आते हैं मतलब हर तरह की मतलब छलबाजी की जाती है। उसके हम विस्तार में नहीं जाएंगे, आप लोग खुद समझ जाएंगे और समझने की कोशिश भी कीजिए कि किस तरह से ये काम हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि एक तरफ तो जो हमारे समाज के पीड़ित और मतलब कमज़ोर वर्ग हैं, और इनमें निश्चित रूप से महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर शिक्षा में स्थान नहीं मिलेंगे दलितों को, तो दलित लड़कियां सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र से बाहर कर दी जाएंगी। अगर नौकरियों में जो आरक्षित स्थान हैं वो नहीं भरे जाएंगे या उनमें SC ST OBC को नहीं लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से इन समुदायों की औरतों का सबसे बुरा हाल होगा। यही नहीं, मतलब औरतों के साथ तो जो मनुस्मृति के बारे में जानते हैं, ये सोच है कि वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती हैं, कभी भी अपने बारे में फ़ैसला नहीं ले सकती हैं। तो एक पुरुषवादी सोच को मनुस्मृति बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोलचाल, उनकी घोषणाएं, जिस तरह से वो अपने से जुड़े बलात्कारियों तक की बहुत को संरक्षण देते हैं, इन सारी चीज़ों से समझ में आता है कि महिलाओं को भी वो कहीं भी अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं, इनको समझते हुए हमें ये भी देखना चाहिए कि जो दलित पीड़ित जनता है हमारे देश की, उसके तो अधिकारों का हनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग अलग तरीके से कर ही रही है। इसके साथ साथ हमारे देश के जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर और उनकी जान के ऊपर जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं, उनकी जीविका के ऊपर वो जिस तरह से हमला कर रहे हैं, इसको भी समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये भी एक
सोच का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले अल्पसंख्यकों की हालत बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतर थी। सच्चर कमीशन ने तो बताया हमें, उनकी रिपोर्ट ने बताया कि धीरे धीरे अल्पसंख्यकों की हालत शिक्षा में, नौकरी में, मतलब हर तरह के विकास में कितना कम उनकी जगह थी। ये तो हम लोग जानते हैं, भाजपा की सरकार आने से पहले ये था। लेकिन भाजपा की सरकार के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने मीट के धंधे के ऊपर हमला किया, मीट की ख़रीद फरोख्त पर उन्होंने रोक लगाई, टैनरियों पर जिस तरह से उन्होंने हमला किया, और गाय के नाम पर जिस तरह से उन्होंने लिंचिंग को बढ़ावा दिया और लोगों की जान लेने की इजाज़त उनके समर्थकों को मिल गई, तो इससे एक पूरा वातावरण बना है हमारे देश में जिसमें अल्पसंख्यक बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित हैं और उनके प्रति नफ़रत की भावना बहुत दूर तक हमारे समाज के अंदर फैलाई जा रही है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप सब जानते हैं कि किस तरह से इस कोरोना बीमारी का भी सांप्रदायिकीकरण करके इस नफ़रत को फैलाने का काम इस सरकार ने किया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको भी अच्छी तरह से समझना है कि ये जो सरकार और उनके लोग कुछ समुदायों, कुछ जात के लोगों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत बाकी समाज में पैदा करते हैं, उसके पीछे एक बड़ा मकसद और भी है। और वो बड़ा मकसद क्या है? वो है पूरे समाज के अधिकारों को समाप्त करने का, पूरे समाज के अधिकारों पर कुठाराघात करने का। कुछ धनाढ़ लोगों को छोड़ करके, कुछ धनाढ़ घरानों को छोड़ करके बाकी समस्त समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें सांप्रदायिकता और जाति उत्पीड़न के अपने पर्दों के पीछे या अपने गतिविधियों के पीछे छिप करके तमाम लोगों की आंखों में धूल झोंक करके समस्त समाज के तमाम संवैधानिक और प्रजातांत्रिक अधिकारों को छीनने का काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और इसके तो इतने उदाहरण हैं। हम लोग जानते हैं कि 5-6 साल से तो ये कर ही रहे थे। किस तरह से उन्होंने पूरी मीडिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, किस तरह से उन्होंने तमाम मतलब वित्तीय स्रोतों पर कब्ज़ा कर लिया है, किस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को बना करके जो हमारे देश में चुनाव की प्रणाली है उसको ही अपने कब्ज़े में एक तरह से करने का बहुत बड़ा कदम उठाया है। किस तरह से संवैधानिक संस्थानों को, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो तमाम वो आयोग हों जो मतलब शिक्षा की देखरेख करते हैं या दूसरी चीज़ों की देखरेख करते हैं, सब में या तो उन्होंने अपने बहुत ख़ास लोगों को बिठा दिया है या बिल्कुल ही उनको खोखला बना दिया है। आप सोचिए कि हमारे देश में और हमारे उत्तर प्रदेश में जो SC/ST आयोग है उसका कोई अध्यक्ष ही नहीं है कई महीनों से, जबकि SC/ST के ऊपर जो हिंसा की घटनाएं हैं उनमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है, वो इतना बढ़े हैं। और इस तरह से तमाम जो संवैधानिक संस्थान हैं, जैसा कि मैंने कहा, उनको खोखला बनाया जा रहा है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और बहुत अफसोस की बात यह है कि हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं उनकी जो स्वतंत्रता थी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक की जो स्वतंत्रता थी, आज हमें उस पर इतना विश्वास नहीं है जैसे कि पहले होता था, क्योंकि इन तमाम न्यायालयों ने भी पिछले दिनों में बड़े अजीब व गरीब फैसले सुनाए हैं। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट, मतलब SC/ST के उत्पीड़न को रोकने वाला जो कानून है उसी को ही निष्प्रभावी बनाने का एक फ़ैसला ले लिया। ये तो उसके ख़िलाफ़ इतना मतलब विरोध हुआ, इतना संघर्ष हुआ
कि पार्लियामेंट को जो उन्होंने इसमें परिवर्तन किया था उसको फिर से बहाल करना पड़ा, लेकिन इससे नीयत उनकी बहुत स्पष्ट है हमारे सामने। ये तो एक उदाहरण है। अगर हम देखें क्षेत्र में किस तरह से कानून को बदला जा रहा है और हमारी न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर रही है उन बदले हुए कानूनों को फिर से बहाल करने के लिए, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, उसमें भी बहुत बड़े कानूनी परिवर्तन किए गए हैं ताकि जो हमारे देश के बड़े उद्योगपति हैं उनको एक तरह से खुली छूट दे दी गई है कि वो हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों की लूट करें और उन पर जो आधारित गरीब जनता है, ख़ास तौर से आदिवासी जनता, उसका शोषण और भी ज़्यादा बढ़े और उसको एक तरह से विस्थापित कर दिया जाए जंगलों से और उन इलाकों से जहाँ पर वो इस समय रह रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि कानून को तोड़ मरोड़ करके या कानूनों में परिवर्तन ला करके या कानूनों से जुड़े हुए जो नियम हैं उनमें परिवर्तन ला करके हमारे तमाम अधिकारों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कुठाराघात किया जा रहा है। और इस सिलसिले में मैं ये कहूँगी कि अगर हम हाल की ही कुछ घटनाओं को देखें तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक और डरावनी परिस्थिति पैदा हो रही है। हम लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा केस हमारे सामने मतलब इसको गढ़ करके हमारे सामने पेश किया गया है और उसका नाम है भीमा कोरेगांव केस। अब भीमा कोरेगांव दरअसल क्या है, वो एक जगह है जहाँ पर महारों ने, जो अंग्रेज़ की सेना में सैनिक थे, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ पेशवाई फ़ौज से लड़ने का काम किया और उनको परास्त किया। और उनकी याद में वहाँ पर 1 जनवरी को तमाम दलित जाते हैं और उनकी याद में वहाँ पर बहुत बड़ी सभा भी करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी वहाँ गए थे। उसके बाद ये 1818 की घटना है। तो 2018 में ये कई संगठनों ने फैसला लिया कि हम बहुत भव्य तरीके से 1 जनवरी को मनाएंगे भीमा कोरेगांव में। और वहाँ जब दलित लोग जा रहे थे, दलित कार्यकर्ता भी जा रहे थे, तो उनके ऊपर हमले हुए, उनकी वाहन, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए और एक की मौत भी हो गई। और इस हिंसा में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो संघ परिवार के बहुत करीबी हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनको ज़मानत पे छोड़ दिया गया और फिर पूरे मामले को पलट दिया गया और ये कहा गया कि ये भीमा कोरेगांव में जो आयोजक थे ये एक तरह से माओवादी हैं, नक्सलाइट हैं, ये देशद्रोही हैं, ये तो एक षड्यंत्र रच रहे थे, इस देश की सरकार को पलटने के लिए बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे। और उन्होंने इसमें तमाम जो ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता हैं, जो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे मतलब आंध्र प्रदेश के इतने ज़्यादा मतलब सम्मानित नेता हैं, उनको गिरफ़्तार किया, सुधा भारद्वाज जैसे लोगों को गिरफ़्तार किया। और इन सब लोगों का कोई मतलब ही नहीं था। इनमें से बहुत ऐसे थे जो ना तो भीमा कोरेगांव उस दिन गए थे और ना उस आयोजन के हिस्सा थे। और इसके बाद उन्होंने लगातार गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े को भी अपनी गिरफ्त में लेने का काम किया। और आप देखिए कि ये कितने निर्लज्ज लोग हैं कि अब की साल 14 अप्रैल को जो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस है, उस अवसर पर इन दोनों को गिरफ्तार करके इनको जेलों में ठूस दिया गया। और उसके बाद जो घटनाएं घटी हैं उसमें आप देखिए कि कोर्ट्स का किस तरह से ये दुरुपयोग करते हैं कि गौतम नवलखा दिल्ली में तिहाड़ जेल में थे, उनकी बेल की सुनवाई वहाँ के हाई कोर्ट में हो रही थी। हाई कोर्ट काफ़ी मतलब हमदर्दी से उनकी बात को सुन रहा था, तो रातों रात उनको जेल से निकाल करके बम्बई की जेल में डाल दिया गया ताकि वो हाई कोर्ट की परद के बाहर हो जाएं। और अब जब उनकी बेल
की सुनवाई हुई, और जब सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि ये बहुत उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ, और अब आप हमारे पास मत आइए, आप पूना जाइए या दूसरे हाई कोर्ट में जाइए। तो ये ऐसी चीज़ें हो रही जो पहले कभी मतलब हमारे यहाँ इमरजेंसी भी हम लोगों ने देखा, इस बहुत बड़े अन्याय भी हमारे देश में हुए हैं, लेकिन इस तरह से खुल्लम खुल्ला जो हो रहा है, इसको शायद हम लोगों ने कम ही देखा, और वो भी ऐसे मौके पर जब जेलों के अंदर कोरोना के केसेस बहुत निकल रहे हैं, और ये लोग सब 60-70 साल से ऊपर की उम्र के हैं, इनको कई बीमारियां भी हैं, और निश्चित रूप से इनकी जान को भी खतरा है, लेकिन कोर्ट बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। इसी तरह से हमारे देश में, और ये बहुत अहम मामला है, जो CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ आंदोलन चले, और हम इसमें याद दिलाना चाहते हैं आपको, क्योंकि बहुत से लोग अब इस तरह से बातचीत कर रहे हैं कि जैसे केवल मुसलमान इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे थे। ये बिल्कुल गलत बात है। हमको याद रखना चाहिए कि कई सरकारें हैं, शायद 12 सरकारें हैं, प्रादेशिक सरकारें, जिन्होंने किसी न किसी तरह से या तो तीनों चीज़ों को कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, या कहा कि हम CAA लागू नहीं करेंगे, या कहा कि हम NPR लागू नहीं करेंगे। ये 12 चुनी हुई सरकारें हैं जिन्होंने इस तरह की घोषणा की, और हम जानते हैं कि केरला की सरकार है, जो लेफ़्ट की सरकार है, जिसने सबसे पहले ये कहा कि हम इसको नहीं लागू करेंगे क्योंकि ये संविधान के ख़िलाफ़ है, और उन्होंने अपने असेंबली में, अपनी विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया कि हम इन चीज़ों को नहीं लागू करने देंगे केरला में। तो ये 12 सरकारों ने किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे देश में बहुत बड़े बड़े धरने, प्रदर्शन, लगातार चलने वाले धरने भी इस CAA, NPR और NRC के ख़िलाफ़ आयोजित किए गए, और निश्चित रूप से इनमें मुस्लिम महिलाओं की बहुत ज़बरदस्त भागीदारी थी। लेकिन हमको आज ये याद रखना चाहिए कि गैर भाजपा राज्यों में, गैर भाजपा शासित राज्यों में इस पूरे आंदोलन के दौरान कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई, न आंदोलनकारियों की तरफ से और न राज्य सरकारों की तरफ से। लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार थी वहाँ हिंसा हुई। यूपी में कई जगह गोली चली, अल्पसंख्यक नौजवान मारे गए, और बहुत सारी मतलब घटनाएं घटी जिनके बारे में हम लोग अक्सर बातचीत कर चुके हैं। और हम जानते हैं कि दिल्ली में किस तरह से मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आंदोलन के ख़िलाफ़ ऊल जलूल बातें कर रहे थे, हिंसात्मक धमकियां दे रहे थे, और उसके बाद उन्होंने किस तरह से उत्तर पूर्वी दिल्ली में ज़बरदस्त हिंसात्मक हमला अल्पसंख्यकों पर आयोजित किया, सुनियोजित ढंग से आयोजित किया। और इसमें ये जो हिंसा हुई, निश्चित रूप से इसमें गैर मुस्लिम भी कुछ मरे, कुछ गैर मुस्लिमों का नुकसान भी हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े अनुपात में मुस्लिम समुदाय के लोग ही मरे, बहुत बर्बर तरीके से मारे गए, और उनका जान माल का भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। उनके घरों में आग लगाई गई, उनके घरों को तहस नहस कर दिया गया। जो मारे नहीं गए उनकी आंखें निकाल दी गईं, और हम लोगों ने वो वीडियो भी देखा जिसमें पुलिस वालों ने 7 मुस्लिम लड़कों को ज़मीन पर लिटा करके कहा कि बोलो भारत माता की जय, और जब नहीं बोला तो उनको मारा, और उनमें से एक मर भी गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वीडियो पर देखी। लेकिन अब उसके बाद क्या हो रहा है दिल्ली में, यानी एक ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिन पर विश्वास करना ही मुश्किल है कि जो CAA के आंदोलन में भागीदारी जिनकी थी, जिनमें छात्राएं हैं, छात्र हैं, जिनमें JNU की वो 2 छात्राएं हैं जो पिंजरा तोड़ से संबंधित हैं, इनको एक एक करके ये कह करके संगीन दफ़ाओं में
गिरफ्तार किया गया है कि ये लोग जो सीए का आंदोलन चला रहे थे, इनका मकसद था देश के अंदर बहुत गड़बड़ी पैदा करना, और यहाँ तक कहा गया कि वो चुनी हुई सरकार को पलटना चाहते थे, और ये भी कहा गया कि वो शरीयत के आधार पर सरकार को बनाना चाहते थे। इनमें से कुछ लोग ये एंटी नेशनल लोग हैं, ये देशद्रोही हैं, और हम जानते हैं कि ये दोनों चीज़ों को जोड़ करके, मतलब यही लोग जो सीएए का विरोध कर रहे थे, इन्हीं लोगों ने दिल्ली की हिंसा को भी उसकी भी योजना बनाई। अब ये कैसी बेतुकी बात है कि जो लोग एक तरफ मतलब ज़्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं, और जो लोग एक्टिविस्ट हैं और उनके साथ खड़े थे और सीए के ख़िलाफ़ खड़े थे, वो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर ही हिंसात्मक हमला क्यों आयोजित करेंगे, इसका कहीं कोई जवाब नहीं है। लेकिन सरकार ने पूरा एक केस बना दिया है, एक ही तरह की एफआईआर नंबर 59 तमाम लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है। उनकी मतलब ज़मानतों की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि उनको मतलब नज़रबंदी जैसे कानून जो है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसको मतलब हमको याद करना चाहिए कांग्रेस की सरकार ने पारित किया था, उसी के अंतर्गत उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। उनको बिना ज़मानत के जेलों में रखा जा रहा है। उनके साथ बहुत मतलब उनको यंत्रणाएं भी दी गई हैं, उनके वो हाथ पैर भी उनके तोड़े गए हैं, इनमें से कुछ लोगों के। और अभी हमने देखा कि ये जो पिंजरा तोड़ से जुड़ी हुई 2 छात्राएं हैं, उनमें से एक की जब बेल की हियरिंग हो रही थी दिल्ली के हाई कोर्ट में, और उसको बेल मिल गई, तो वहीं तुरंत आनन फानन में दिल्ली की पुलिस पहुंची और उन्होंने उसके ख़िलाफ़ यूएपीए में भी वहां पर मुकदमा दर्ज करके उसको फिर से गिरफ़्तार कर लिया, और भी ज़्यादा संगीन मामलों में उनको बंद करने का काम किया है। और अभी 2-3 दिन पहले ही एक ख़बर आई है कि अब सरकार कह रही है कि ये पिंजरा तोड़ की लड़कियां और आप पार्टी का ताहिर हुसैन, ये सब आपस में मंत्रणा कर रहे थे, और इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हिंसा को अंजाम दिया, हिंसा भड़काई, और ये जो पूरी हिंसा उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई, उसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। अब जब हम ये बातें कह रहे हैं तो सबको लगता है कि ये तो मतलब ये कैसे कोई कह सकता है, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, सरकार पूरी ताकत लगा करके इन मुकदमों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, और वो और भी लोगों को इन्हीं संगीन दफ़ाओं में गिरफ़्तार करना चाहती है। उसमें मतलब हर्ष मंदर का भी नाम आ रहा है, और भी तमाम जो हमारे ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, जो गांधी के पुजारी और अहिंसा के पुजारी हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं कि उनको भी इस तरह से इन मामलों में लपेटा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएए के नाम पर गोलियां चली दिसंबर के महीने में, कई मुस्लिम नौजवान मारे गए, कई घायल कर दिए गए, और उसके बाद जो लखनऊ में प्रदर्शन हुआ सीएए के ख़िलाफ़, उसमें भाग लेने वाले तमाम जो कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता, ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता, उनको बुरी तरह से पीटा गया। उनमें सदफ़ जाफ़र भी हैं, उनमें दारापुरी जी जो 70 साल के ऊपर के रिटायर्ड पुलिस वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी हैं, और हमारे शुएब भाई जो कि वरिष्ठ वकील हैं और वो भी 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं। ये लोग बीमार भी रहते हैं। इनको मतलब बुरी तरह से मारा गया, इनको घंटों खड़ा किया गया, इनको गालियां दी गई थानों में, और इनको जेल में डाला गया। बड़ी मुश्किल से इनकी ज़मानतें हुई, और उसके बाद से सरकार तमाम लोगों के पीछे पड़ी है
कि उनसे लाखों लाखों रुपए का दंड वसूला जाएगा और उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो संपत्ति है, वो कुर्क की जाएगी। कल के दिन दारापुरी जी और सदफ की कुर्की का दिन था। अब वो कोर्ट में जा कर के उसको कुछ रोका गया है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि सरकार तो तुली हुई है कि वो इन लोगों को सबक सिखाना चाहती है और हमको अच्छी तरह से लेना चाहिए कि ये उनको सबक सिर्फ नहीं सिखाना चाहती है, वो हमको सबको डराना चाहती है, हमको सबको सबक सिखाना चाहती है, ताकि हम भी चुप हो जाएं, ताकि हम भी जो संविधान की प्रस्तावना है उसको भूल जाएं, संविधान जो हमने अपने आप को दिया है उसको भूल जाएं और उससे जो कुछ हमको हासिल हुआ है उसको भी भुला दें। और आज इसी कड़ी में हम देखते हैं कि सरकार ने क्या किया है। अभी सीबीएसई के सिलेबस को, पाठ्यक्रम को, मतलब क्या इसको कहा जाए, उसकी मतलब एक तरह से उसकी हत्या की गई है। और 11वीं के पाठ्यक्रम में, 12वीं के पाठ्यक्रम में, 10वीं के पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय निकाल दिए गए हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। फेडरलिज्म, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, जाति व्यवस्था, आर्थिक योजना, और जो अलग अलग राज्यों के अधिकार हैं, अलग अलग लोगों की आकांक्षाएं, जन आंदोलन, देश का विभाजन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, विषय हैं, इनको सबको पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। और अगर हम देखें कि ये इतिहास, ये साहित्य में क्या कर रहे हैं, मतलब कोई बचा ही नहीं। मुझे मालूम नहीं है कि अब साहित्य में कौन बचेगा। रामधारी सिंह दिनकर हटा दिए गए हैं, निराला जी निकाल दिए गए हैं, महादेवी वर्मा निकाल दी गई हैं, और रेणु निकाल दिए गए हैं, नागार्जुन निकाल दिए गए हैं। जितने हमारे हिंदी भाषी बड़े लेखक, बड़े कवि हैं इस देश के, वो सब के सब पाठ्यक्रम से निकाल दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ने वाले लोग थे, वो अक्सर सामाजिक सुधार के पक्षधर के रूप में खड़े होने वाले लोग थे। उनकी कविताओं ने लोगों के अंदर इन अधिकारों को बचाने, इनको बचाने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा पैदा की, इसलिए इन सबको पाठ्यक्रम से ही हटा दिया गया है। तो आप ये समझिए कि कोई क्षेत्र अब अछूता नहीं रहा। हर क्षेत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों पर हमला जारी है, ज़बरदस्त हमला जारी है। हर क्षेत्र में जो हमारे संविधान की मूल भावना है उसको बिल्कुल मिटा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, और उनके साथ जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, वो तुले हुए हैं कि ये काम किया जाएगा। और हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आखिर इनको कौन रोकेगा, इनके ख़िलाफ़ कौन लड़ेगा। मैं सीपीआईएम के पेज पर ही लाइव बोल रही हूँ, तो निश्चित रूप से लेफ़्ट को सबसे आगे रहना पड़ेगा इस लड़ाई में। और हम जानते हैं कि आज हमारी केरला की सरकार एक तरह से वैकल्पिक नीतियों के प्रतीक के रूप में पूरे देश में जानी जा रही है, मानी जा रही है, और वो हमारी लड़ाई को सफलता देने के लिए एक बहुत बड़ा उसका योगदान है। लेकिन हम सबको इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, और इसमें केवल सीपीआईएम अकेले नहीं लड़ सकती इस लड़ाई को। सीपीआईएम के लोगों को अपना दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत करना होगा, बहुत बड़ा, बहुत व्यापक करना होगा। तमाम जो प्रगतिशील, तमाम जो मतलब खुले सोच के तमाम वो लोग
जो संवैधानिक मूल्यों को बचाने में दिलचस्पी रखते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जो समाज में मतलब सही परिवर्तन देखने के इच्छुक हैं। कई कई ऐसे लोग जो शायद हमसे काफ़ी दूर हों या दूर चले गए हों, हमारी जिम्मेदारी है कि इन तमाम लोगों को और ऐसे तमाम संगठनों को हम इस बड़ी लड़ाई के करीब लाएं, इसके साथ जोड़ें। हम किसी से परहेज़ बिल्कुल न करें। जो भी संविधान की प्रस्तावना खड़े होकर के पढ़ने को तैयार है और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, उसको बचाने के लिए, उसको हमें अपना साथी मान करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और ख़ुद बड़ी दृढ़ता के साथ और बहुत निष्ठा के साथ हमें अपने इस संविधान को, जिसको बनाने के लिए न जाने कितने लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे देश में, जिसको आज भी बचाने के लिए लोग मर और मिट रहे हैं, इसको बचाने का काम हमें करना होगा। ये संकीर्णता के आधार पर नहीं हो सकता है। हमें संकीर्णता और निष्ठा के बीच में फ़र्क करना होगा। हम अपनी निष्ठा पर पूरी तरह से दृढ़ बने रहेंगे, लेकिन हम संकीर्णता के शिकार नहीं बनेंगे। इस बड़ी लड़ाई में, संविधान के इस प्रस्तावना को बचाने की लड़ाई में जो भी हमारे साथ जहाँ तक भी चलने के लिए तैयार है, उनको साथ लेने का हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए और इस लड़ाई को जीत तक लड़ने का बिल्कुल फ़ैसला करना चाहिए। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगी कि ये जो मनुस्मृति को न्यायशास्त्र बनाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर इनके हमलों के मतलब निशाने पर हमारे देश की दलित उत्पीड़ित जातियां हैं, महिलाएं हैं और अल्पसंख्यक हैं। लेकिन उनका जो असली मकसद है वो है पहले इस देश की संवैधानिक प्रणाली को ही समाप्त कर देना, उसको ही ख़त्म कर देना। और इसलिए ये लड़ाई किसी जात या किसी समुदाय या किसी लिंग की नहीं है। ये भारत के हर नागरिक की लड़ाई है जो अपने अधिकारों को बचाए रखना चाहता है, अपनी जीवन को बेहतर बनाना चाहता है और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है। ये तभी संभव है जब हमारा संविधान बचेगा, जब हमारा संविधान और भी ज़्यादा मजबूत होगा और जब उसको और भी दृढ़ता के साथ लागू करने का काम होगा। उसको लागू करने के लिए हम लोग और ज़्यादा ताकत लगा करके सरकारों को मजबूर करेंगे। ये आज हमारा फ़ैसला होना चाहिए। इतना कह करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कोई सवाल हैं। इसमें ज़्यादातर टिप्पणियाँ हैं, सवाल तो नहीं हैं। तो कई यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि पीटीआई के लोग परेशान हैं, कहीं टीचरों के साथ अन्याय हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि हर तरह के कामकाजी लोगों पर इस सरकार का विशेष रूप से हमला है। इन्होंने श्रम कानूनों पर भी हमला शुरू कर दिया है, उनको ये बदलना चाहते हैं और हमारे जो बहुत संघर्षों के बाद कुछ अधिकार हमको प्राप्त हुए हैं श्रमिक के हैसियत से, उनको भी ये समाप्त करना चाहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी कोई ख़ास सवाल नहीं है। लेकिन ये फेसबुक का पेज है, आप लोग इस पर अपने सवाल डाल सकते हैं और हमारे हरियाणा के कॉमरेड्स हमें बता दें अगर सवाल आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब दें। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए जिनमें हम
महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत कर सकें और अपने दिमाग को साफ कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। CPIM जिंदाबाद। आप सबको लाल सलाम।